हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में जो है बाबर, हुमायूं, इन दोनों के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं और अकबर से रिलेटेड जो है एक वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, यानी अकबर से संबंधित एक क्लास हो चुकी है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो अकबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका पार्ट 1 ज़रूर देख ले आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये अकबर वाला जो चैप्टर है या ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है अक्सर अकबर से ही जो है अक्सर जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो इसलिए अकबर को बेहतर तरीके से समझना जानना ज़्यादा ज़रूरी है आपका एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछली क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था। तो अकबर से संबंधित हमने पिछली क्लास में उसकी प्रारंभिक यानी उसके जीवन का परिचय हमने देखा था। फिर जो है आपका 56 से लेकर के आपका यानी 1556 से लेकर के 60 के बीच जो है आपका बैरम खां का प्रभाव हमने देखा था, यानी अकबर के ऊपर, क्योंकि अकबर का संरक्षक भी था आपका बैरम खां और उसका प्रधानमंत्री भी और उसका वजीर भी। तो इसका प्रभाव हमने 56 से यानी जब से ये राज्याभिषेक हुआ आपका 1556 में अकबर का, तब से लेकर के 60 यानी 1560 तक जो है बैरम खां का प्रभाव अकबर के ऊपर रहा। उसके बाद जो है 60 में बैरम खां की हत्या हो जाती है। तो उसके बाद 60 से 64 के बीच जो है आपका हम लोगों ने हरम दल जिसे कि पर्दा शासन भी कहा जाता था, यानी कि अकबर के शासन प्रशासन पर अकबर के ऊपर जो है महिला वर्ग का जो प्रभाव, उससे ही जो है पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहा गया था। उसमें मूल रूप से जो है पेटीकोट शासन पर्दा शासन में हरम दल यानी कि महिलाओं का जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव अकबर के शासनकाल में रहता है। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें जो है हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो अब आज हम लोग इस क्लास में जो है स्पेशली हम लोग जो है अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे, यानी कि अपने शासनकाल में जब यानी कि जब हरम दल और बैरम खां से वह मुक्त हो जाता है तो उस पीरियड में उसके बाद जो है उसका साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से होता है, किन किन शासकों के साथ, किन किन क्षेत्रों में किन किन राजाओं के साथ उसका युद्ध होता है और उन जो युद्धों का क्या परिणाम रहा, इन सब चीज़ों को जो आज हम लोग स्पेशली इस क्लास में जानेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साम्राज्य विस्तार के क्रम में वह जो अपने आसपास के क्षेत्रों के शासकों राजाओं के साथ वह युद्ध करता है और अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है। ना सिर्फ अपने आसपास के क्षेत्रों के राजाओं के साथ वह युद्ध करता है, बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों के राजाओं के साथ भी जो यह युद्ध के द्वारा जो है अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास वह करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों इसका मालवा पर वह आक्रमण करता है 1561 में। उसका शासक रहता है आपका बाज बहादुर और इसका सेनापति रहता है आपका आधम खां। ये आधम खां दोस्तों आपका महामनगा जो उनकी धाई माँ रहती है उनका यह पुत्र रहता है और धाई माँ का उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ये धाई माँ उनका जो पुत्र रहता है आधम खां, वह इसका सेनापति रहता है। तो ये आधम खां के नेतृत्व में जो है बाज बहादुर के ऊपर यानी कि मालवा के ऊपर जो है आक्रमण किया जाता है और उसका जो यानी राजधानी रहती है मालवा की सारंगपुर, उस पर जो है यह आपका आधम खां जो है वह अधिकार कर लेता है और वहाँ से जो है लूट का ढेर सारा माल जो है वह लेकर के आता है। लेकिन करता क्या है दोस्तों कि वह यानी नियम के अनुसार जो भी लूट का माल होता था सैनिक के द्वारा या सेना के द्वारा लाया जाता था तो उस पर शासक का अधिकार होता था, राजा का अधिकार होता है। किंतु यह आधम खां क्या करता है, यानी यहाँ से जो मालवा से जो भी लूट का माल वह लाता है, वह क्या करता है कि वह अकबर को ना दे करके वह सारा जो है खुद के पास रख लेता है। तो अकबर उसे चेतावनी देता है
किंतु वह नहीं मानता है इसकी बात, और इससे ही इसके ऊपर ही षड्यंत्र रचने लगता है, इसको ही जो है मारने यानी इसकी हत्या का ही प्रयास करता है। तो अकबर को जब पता चलता है तो उस अकबर के सैनिक पकड़ते हैं और अकबर जो है उसको आपको मृत्युदंड दे देता है आपका 1562 में। इस आदम खां को यानी उसकी हत्या करवा देता है, उसको मृत्युदंड दे देता है। तो यहीं पर जो है इसकी जो माँ रहती है महामनगा, यानी कि अकबर की धाई माँ माहम अनगा, वह भी जो है इनके शोक में जो है कुछ दिनों के बाद, यानी कहा जाता है कि 40 दिनों के बाद ही जो महामनगा की भी मृत्यु, यानी पुत्र के वियोग में, पुत्र के शोक में जो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो है आपका 1562 में आपका आदम खां की भी मृत्यु हो जाती है और महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है अकबर के ऊपर जो है इस पेटीकोट शासन या पर्दा शासन का जो है अंत हो जाता है। तो ये सब जो दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगला जो आक्रमण रहता है उसका चुनार पर रहता है दोस्तों, और यह जो आक्रमण 1561 में करता है। आसफ़ खां यानी कि आदम खां के मृत्यु के पश्चात आसफ़ खां जो है इनका सेनापति बनता है, और वह जो है इस किले को, चुनार के किले को वह जीतता है, यानी इस पर आक्रमण करता है और इस चुनार के किले को वह जीत लेता है। उसके बाद गोंडवाना पर इसका आक्रमण होता है 1564 में, और इसकी जो शासिका रहती है दोस्तों, शासिका यानी इसका 3 वर्ष का पुत्र रहता है, जिसकी यह संरक्षिका के तौर पर जो है दुर्गावती, यानी उसकी संरक्षिका के तौर पर जो है यह शासन कर रही होती है। और इसके ऊपर जो है गोंडवाना के ऊपर जो है यह आक्रमण करता है आपका आसफ़ खां, यानी अकबर को भड़का के जो है इसके खिलाफ़ आक्रमण करने पर मजबूर करता है। और यानी कि इस दुर्गावती से संबंधित जो है एक रोचक कहानी है दोस्तों इतिहास में, कि जब इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है आपका दुर्गावती और इस आसफ़ खां, यानी मुग़लों की सेना और दुर्गावती, महारानी दुर्गावती की सेना के बीच जो है युद्ध होता है। और महारानी दुर्गावती जो बहुत वीरता के साथ जो है मुग़लों की सेना का सामना करती है, किंतु धीरे धीरे उन्हें आभास होने लगता है कि मुग़ल अब जीत जाएंगे। तो जब उन्हें यह आभास होता है कि मुग़ल जो है जीत जाएंगे, तो वह खुद को यानी खुद को बचाने के लिए, खुद को मुग़लों के हाथ में ना सौंपी जाए, इसलिए जो है वह अपने सेनापति को कहती है कि मुझे यानी मेरी हत्या तुम कर दो। तो किंतु वह क्या करता है आपका सेनापति, वह हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और ये दुर्गावती जो है दोस्तों, यह खुद की जो है यानी कि जब इसका सेनापति इसकी हत्या नहीं करता है, तो इसे लगता है कि कहीं वह मुग़लों के हाथ ना लग जाए और मुग़ल जो है इसके साथ दुर्व्यवहार ना करे, तो वह वीरांगना की तरह जो है खुद की वह हत्या, यानी कहा जाता है कि तलवार जो है वह खुद को अपने ही सीने में वह मार लेती है। तो ये है दोस्तों भारतीय नारी, यानी हमारी भारत की महान सभ्यता, महान नारियां, जिनको दिल से सलाम करने को जी करता है। ना सिर्फ भारत की नारी बल्कि दुनिया की हर नारी को दिल से सलाम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दुर्गावती जो है दोस्तों, ये इस प्रकार जो है अपने प्राण त्याग देती है और किले पर जो है आपका आसफ़ खां यानी कि मुग़लों का जो है अधिकार हो जाता है। तो ये इसके दोस्तों मालवा, चुनार और गोंडवाना का विजय था। अब इसके राजपूतों पर विजय यानी राजस्थान पर विजय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों राजस्थान जो है आपका राजपूतों का गढ़ था, यानी कि आज भी अगर हम लोग राजस्थान की भूमि पर कदम रखते हैं, राजस्थान जाते हैं, तो वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ किले ही किले देखने को मिलेंगे। अन्य किसी क्षेत्र में जाइए आपको बहुत कम किलों के निशान, नामो निशान मिलेंगे, किंतु राजस्थान आज भी आप जाइए तो वहाँ जो आपको बहुत सारे किले जो है आपको अवशेष के रूप में मिलेंगे। तो वो जो है आपका राजस्थान जो है दोस्तों राजपूतों का गढ़ था।
तो वहाँ पर राजपूत शासक जो थे दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही वर्चस्व वाले थे। किंतु इन लोगों की कमी एक ही थी कि ये लोग आपस में जो है यानी कि मेल मिलाप से नहीं रहते थे, एक दूसरे से हमेशा संघर्षरत रहते थे। तो इसी का फ़ायदा जो है बाहरी आक्रमणकारी उठाते थे। तो चूँकि राजस्थान आपका राजपूतों का गढ़ था और बिना राजपूतों को जीते जो कोई भी शासक यानी महान शासक नहीं बन सकता था। तो अकबर को महान शासक बनना था, पूरे भारत पर शासन करना था, तो उसके सामने चुनौती राजपूत शासक थे। तो राजपूत शासकों को हराए बिना वह जो है एक छत्र राज्य स्थापित नहीं कर सकता। तो राजपूतों को हराने के लिए दोस्तों वह कई तरह की नीतियाँ अपनाता है, जिसमें कि एक नीति के अंतर्गत वह क्या करता है कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। उसके बाद कई राजपूतों के साथ यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए कई क्षेत्रों में, कई राजपूत शासकों के साथ। कई राजपूत शासक जो है खुद ही आत्मसमर्पण कर दिए, और जिन राजपूत शासकों के साथ वह वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर पाया या उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उनको युद्ध के द्वारा जो है यानी आक्रमण के द्वारा, युद्ध के द्वारा जो उनको जीत लिया गया। तो आइए हम लोग जो है राजस्थान के जो है राजपूत शासकों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार जो है अकबर इन सब पर जीत हासिल किया था। तो सबसे पहले आमेर रहता है दोस्तों, जो कि यानी आमेर का जयपुर का शासक आपका राजा भारमल रहते हैं, जो कि बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी पुत्री के साथ इन वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, यानी उनकी पुत्री रहती है आपका हरका बाई। तो हरका बाई और अकबर के साथ जो है विवाह करते हैं अकबर हरका बाई के साथ, जो कि आपका बिहारी मल की पुत्री रहती है। दोस्तों यही हरका बाई जो है आपका जोधा, महारानी जोधा के नाम से भी जानी जाती है। तो इनका मूल नाम जो है हरका बाई ही इतिहास में मिलता है। तो अकबर उनके साथ क्या करते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, और इस तरह से जो है ये लोग उनकी दास्ता या उनके अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अगला जो है मेवाड़, ये दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ का युद्ध जो है आपका 1567 में आपका होता है। चित्तौड़ का शासक रहता है उदय सिंह, इसके बीच जो है अकबर के बीच युद्ध होता है। तो बहुत संघर्ष के बाद जो है आपका ये उदय सिंह हार जाता है और अकबर की सेना जो है जीत जाती है। किंतु 1572 में फिर ये उदय सिंह का पुत्र रहता है आपका राणा प्रताप, यह शासक बनता है, यानी अपने क्षेत्र को वह वापस लेता है अपने कब्जे में। और इन दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपका 1576 में। यह युद्ध जो है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत बार बहुत से एग्ज़ाम्स में यह पूछा गया है। तो यह जो युद्ध होता है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, यह जो है राणा प्रताप और यानी आपका मुग़ल सेना के तरफ से होता है। मान सिंह जो कि आपका बिहारी मल का पौत्र रहता है। दोस्तों ये बिहारी मल जब उसकी अधीनता स्वीकार करता है अकबर की और अपनी पुत्री को का विवाह उसके साथ करता है, तो वहाँ पर इसका अपने पुत्र को और अपने पौत्र को, इसका पुत्र रहता है भगवान दास और आपका उनका पुत्र रहता है आपका ये मान सिंह, पौत्र या पोता कह सकते हैं। तो वो क्या करता है अकबर के सेवा में उसे भेज देता है, और वह जो है मान सिंह जो है बाद में चल कर के जो अकबर का प्रमुख सेनापति बन जाता है, यानी नियुक्त होता है। तो ये मान सिंह अकबर के तरफ से और आसफ़ खां, ये दोनों दो सेनापति रहते हैं, एक तरफ से, और एक तरफ से राणा प्रताप और उसका सेनापति रहता है हकीम खां। यानी कि एक राजपूत शासक का मुग़लों के साथ युद्ध होता है जिसका आपका सेनापति हकीम खां रहता है, और एक मुग़ल सेनापति शासक और जिसका कि सेनापति आपका एक राजपूत रहता है। तो इन दोनों के बीच हल्दी घाटी के मैदान में एक भयंकर युद्ध होता है, घमासान युद्ध। इतिहास के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। तो अंत में इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि मुग़लों की जीत हो जाती है और राणा प्रताप की हार हो जाती है, और राणा प्रताप को जो है ये अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, मुग़लों को सौंपना पड़ता है।
हालांकि कुछ समय के बाद जो है राणा प्रताप फिर से अपने क्षेत्र को हासिल करता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शासक बनता है राणा प्रताप का। और यह संघर्ष जो है आपका यानी कि जहांगीर के शासनकाल तक चलता है। आगे हम लोग जब जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो ये राणा प्रताप के शासनकाल यानी कि कहा जाता है कि इनके यानी अकबर जो है अपने पूरे जीवन काल में जो है चित्तौड़ पर जो है पूरी तरह से जो है वह कब्जा नहीं कर पाया था। तो ये कहानी जो है राणा प्रताप और अकबर की कहानी जो है बहुत यानी इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगला जो इनका यानी कि ये सब जो युद्ध होता है आपका मेवाड़ के साथ और आपका ये सब युद्ध से जो है राजपूत शासक जो छोटे मोटे रहते हैं ये सब जो है यानी कुछ तो संघर्ष करते ही नहीं है, आत्मसमर्पण खुद ही अकबर के सामने कर देते हैं, यानी उनकी अधीनता वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है मेड़ता रणथंभौर का युद्ध होता है दोस्तों 1569 में 1569 में। तो इस पर भी जो है यह भी कुछ समय तक जो है अकबर का विरोध करता है, किले की घेराबंदी करके रखता है अकबर कई महीनों तक। लेकिन बाद में जो है रणथंभौर भी जो है आपका ये मुग़लों के अधीन हो जाती है। उसके बाद कालिंजर मारवाड़ सब जो है मुग़लों के अधीन धीरे धीरे ये सब हो जाता है। उसके बाद गुजरात विजय की तरफ ये मूव करता है दोस्तों। गुजरात की जो विजय है 1572 में वह करता है और अकबर जो है गुजरात विजय में खुद जाता है और इस पर आक्रमण करके जो है सूरत को जीत लेता है। और जब सूरत को जीतने के बाद जो है यह वापस आता है तो वहाँ पर जो है विद्रोह यानी बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। तो तुरंत जो है फिर से यह वापस आता है गुजरात और 1573 में जो है इस विद्रोह को जो है सफलतापूर्वक जो है पूरी तरह से अकबर दबा देता है। तो ये आपका गुजरात विजय हो गया जो कि 1572 में हुआ था। और कहा जाता है कि यहीं पर जो है सबसे पहले जो है अकबर जो है समुद्र के दर्शन करता है। खंभात की खाड़ी में वह समुद्र का दर्शन करता है और पुर्तगाली और अन्य जो आपका व्यापारी है उनसे भी यह मिलता है। दोस्तों गुजरात विजय अकबर के लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि यानी व्यापार के नज़रिए से आर्थिक तौर पर जो है गुजरात की विजय अकबर के लिए आवश्यक था, क्योंकि यह जो है आपका गुजरात जो है समुद्र तटीय इलाका है और यहाँ से जो बड़े पैमाने पर जो विदेशी व्यापार होता था। तो गुजरात पर उसकी नज़र पहले से थी और गुजरात पर वह विजय करना चाह रहा था और अंत में जो है कर भी लेता है। उसके बाद दोस्तों बिहार और बंगाल पर वह जो अभियान करता है 1574 से 76 के बीच। दोस्तों उस समय दाऊद खां यहाँ का शासक रहता है और यह जो है बहुत महत्वाकांक्षी शासक रहता है और धीरे धीरे जो है यह क्या करता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है। तो अकबर को तो आंख में खटकता है क्योंकि उसे तो सर्वोच्च सत्ता स्थापित करनी थी। वह किसी भी बड़े शासक शक्तिशाली शासक को देखना ही नहीं चाहता था। उसे यानी कि किसी भी शक्तिशाली शासक के रहते वह सर्वोच्च नहीं हो सकता था। तो चूँकि यह जो है दाऊद खां धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो इसको हराना भी उसके लिए एक चुनौती था। तो इसके वजह से जो है इस पर आक्रमण करता है मुनीम खां और अकबर ने आक्रमण किया और यह भी जो है आपका बिहार बंगाल भी जीत जाता है, यानी यह हार जाता है दाऊद खां और इस पर बंगाल और बिहार पर जो है आपका अकबर का शासन हो जाता है। उसके बाद जो है उत्तर पश्चिम के सारे क्षेत्रों को वह जीत लेता है जो कि उस समय अभी जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस समय जो है भारत का ही हिस्सा था। तो काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, कांधार, उड़ीसा ये सब पर जो है वह जीत हासिल कर लेता है। उड़ीसा जो दोस्तों यह पूर्वी भाग है भारत का, किंतु ये सब जो है उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा था। तो इन सब पर भी जो है अकबर आक्रमण करके जो है जीत लेता है। उसके बाद वह दक्षिण की तरफ मूव करता है और दक्षिण में जो है खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़
इन सब पर जो है वह विजय प्राप्त करता है। दोस्तों अहमदनगर की जो रानी रहती है आपका चांद बीबी, उसके साथ इसका युद्ध होता है। इसमें भी जो है यह जीत हासिल करता है और अहमदनगर का जो है जीत लेता है। वहीं असीरगढ़ का जो युद्ध है दोस्तों 1601 में होता है और यह इसके जीवन का अंतिम युद्ध होता है। तो कई बार जो है यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा तो यही असीरगढ़ का जो युद्ध था दोस्तों, इसके जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात उसके बेटे जो जहांगीर रहता है वह विद्रोह कर देता है, उसमें उलझ करके वह रह जाता है। इसके बाद वह कोई युद्ध नहीं कर पाता है और अंत में जो है अक्टूबर 1605 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया जाता है। तो उसकी मृत्यु 1605 में हो जाती है। तो ये थी दोस्तों अकबर के साम्राज्य विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिससे जोड़ करके जो अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में, अगली क्लास में जो है हम लोग अकबर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इन स्थितियों के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके नवरत्नों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।